आज हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 को कवर करने वाले हैं। इस एक्ट का पूरा नाम यही है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, जिसको प्रेसिडेंशियल असेंट मिली थी 5 फरवरी 2003 में। इसके साथ साथ कई सारे रूल्स और गाइडलाइंस भी आए समय समय पर, जैसे 2004 में रूल्स आया, गाइडलाइंस आई 2014 में एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग को लेकर, फिर बायोडाइवर्सिटी रेगुलेशंस आए 2025 में। अब ये इसका अस्तित्व कहाँ से आया? रियो में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट हुई थी। वहाँ पे 3 फ्रेमवर्क्स निकले जिनको रियो सिस्टर कन्वेंशंस कहा जाता है। एक था हमारा यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, दूसरा था हमारा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन डेजर्टिफिकेशन, उसके बाद हमारा था CBD यानी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हमारा अस्तित्व में आया और उसमें बात की गई थी हम किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी का सस्टेनेबल यूज़ करेंगे, ये चीज़ आई। तो इसी को इंडिया में लागू करने के लिए हमारा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट हमारा आया अस्तित्व में। फिर उसके बाद नगोया प्रोटोकॉल जो था वो भी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंदर ही एक प्रोटोकॉल था जो कि एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग के बारे में बात करता था और इसको अडॉप्ट किया गया 2010 में। तो इंडिया ने समय समय पे ये सारी नगोया प्रोटोकॉल और CBD को इम्प्लीमेंट करने के लिए अमेंडमेंट भी लाए हैं इस एक्ट में और इस एक्ट को लागू भी किया है। इंडिया को अपनी बायोडाइवर्सिटी को बचाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये जो 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में जिनके पास बायोडाइवर्सिटी काफ़ी अच्छी है, उनमें से एक है और वर्ल्ड का 8% जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा है वो इंडिया में है। इस एक्ट के 3 ऑब्जेक्टिव हैं। सबसे पहले बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करना, बचाना। फिर जितने भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के कंपोनेंट्स हैं, पेड़ पौधे एनिमल्स वगैरह, सबका सस्टेनेबल यूज़ हो, ठीक है, बहुत अति ना हो जाए किसी भी चीज़ की, दोहन को रोकना, सस्टेनेबल यूज़ करना। फिर तीसरा क्या है? फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स, यानी कि अगर कोई बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उससे आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो या उसको इस तरीके से यूज़ कर रहे हो कि आपको मॉनेटरी बेनिफिट्स हो रहे हैं, तो आप वो बेनिफिट्स वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ के साथ भी शेयर करो। इस एक्ट को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज एडमिनिस्टर करता है और अमेंडमेंट जो है भी 2023 में आया था जिसने मेजर चेंजेस इस लॉ के अंदर लेकर आए। बैकग्राउंड मैंने सब बता दिया है। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बाद से ही हमारा ये अस्तित्व में आया। फिर इंडिया के साथ 2 ऐसे केसेस भी हो गए थे पहले जिसकी वजह से ये एक्ट लागू करना बहुत ज़रूरी हो गया। एक तो ये कि यूनाइटेड स्टेट्स में जो पेटेंट ऑफिस है वहाँ पर टर्मरिक के यूज़ को लेकर वुंड हीलिंग के लिए पेटेंट ग्रांट किया गया, तो इंडिया ने उसको चैलेंज किया कि ये तो हमारे यहाँ का ट्रेडिशनल नॉलेज है। फिर ऐसे यूरोप में नीम ट्रीज़ की प्रॉपर्टी को लेकर भी पेटेंट दिया गया जिसको इंडिया ने फिर से चैलेंज किया। तो उसके बाद से ही इंडिया को समझ में आ गया कि हमारे पास एक डोमेस्टिक लॉ होना चाहिए, ठीक है। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 इस तरीके से अस्तित्व में आया। फिर नगोया प्रोटोकॉल ने फर्दर एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग को लेकर फ्रेमवर्क सामने लेकर आया, जिसके बाद इंडिया ने उसको भी अपनाया और जो 2023 का अमेंडमेंट है वो नगोया प्रोटोकॉल को और ज़्यादा शामिल करने के लिए ही लाया गया था। अब इस एक्ट के अंदर 3 बॉडीज़ बनाई गई हैं 3 लेवल्स पे ताकि इस एक्ट को इम्प्लीमेंट किया जा सके। सबसे हायर लेवल पे नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे काम करती है। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है, तमिलनाडु में। ये क्या करती है? अगर कोई फॉरेन एंटिटी है उसके एप्लीकेशन का अप्रूवल देने का काम NBA करेगी। जैसे अगर उनको किसी चीज़ के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लेनी है किसी बायोलॉजिकल रिसोर्स को लेकर जो कि इंडिया में की है, तो फिर वो NBA से वो अप्रूवल लेगा, ठीक है। तो फॉरेन एंटिटीज से डील करने वाला जो अथॉरिटी है वो है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। फिर हमारा स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड आ जाता है स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे। सेक्शन 22 इस एक्ट का ये बात कहता है और ये अगर बायोलॉजिकल रिसोर्स कोई इंडियन सिटीजन्स या कंपनीज यूज़ कर रही हैं तो उनके कमर्शियल यूज़ को रेगुलेट करता है ये बोर्ड। और ये क्या करता है? एक्सेस को रेगुलेट करता है, मतलब एक्सेस मतलब पहुंच को, और यहाँ पे यूज़ की बात की जा रही है। फिर हमारी बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी होती है, लोकल बॉडी होती है।
सेक्शन 41 इस एक्ट का है, उसके अंदर इसकी बात कही गई है। ये बॉडी क्या करती है, लोकल एरिया का पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर बनाती है। इस रजिस्टर में सारी जानकारियाँ लिखी रहती हैं उस जगह की बायोडाइवर्सिटी की, ठीक है। उसके बाद NBA और जो स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है, अगर कोई एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग का कोई डिसीजन लेना है तो वो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी से कंसल्टेशन लेकर ही कोई डिसीजन लेगी। अब एक्सेस टू बायोलॉजिकल रिसोर्स किसको अप्रूवल चाहिए, किसको नहीं चाहिए, 3 सेक्शंस याद रखने हैं। सेक्शन 3 जो है वो फॉरेन एंटिटीज से डील करता है और उनको ये कहता है कि अगर आपको कोई बायोलॉजिकल रिसोर्स एक्सेस करना है, लेना है, पहुंच बनानी है, तो आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी NBA की। तो फॉरेन इंडिविजुअल्स, फॉरेन कंपनीज, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, इन सब पे लागू होता है। 2023 की जो अमेंडमेंट हुई, इसके बाद से ये इंडियन कंपनीज पे भी लागू होता है, जो कि जिन कंपनीज को पूरी तरीके से फॉरेन पर्सन कंट्रोल कर रहे हैं। फिर सेक्शन 7 इसका है, जो कि इंडियन सिटीजन्स पे लागू होता है और इंडियन कंपनीज पे, जो कि बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज़ करना चाहती हैं। तो उनको स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड जो है उसको प्रायर इंटीमेशन देना होगा। अब कुछ कैटेगरीज को सेक्शन 3 और सेक्शन 7 जो हमने देखा अभी, उससे बाहर रखा गया है। जैसे अगर गवर्नमेंट के किसी इंस्टीट्यूशन के साथ मिलके कोई कोलैबोरेटिव रिसर्च कर रहा है या नॉर्मल कल्टीवेशन हो रहा है, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, तो वो सब एग्जाम्प्ट रखे गए हैं। और 2023 की अमेंडमेंट के बाद से अगर कोई आयुष सिस्टम में प्रैक्टिशनर है, जैसे आयुष में सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी, इन सब से रिलेटेड, तो उनको भी एग्जाम्प्ट रखा गया है। और अगर किसी प्रोडक्ट में बायोलॉजिकल कंपोनेंट का यूज़ तो किया गया है, लेकिन वो अनरिकॉग्नाइजेबल और फिजिकली इनसेपरेबल फॉर्म में है, तो उसको वैल्यू एडेड प्रोडक्ट की तरह माना जाएगा और उसको भी इस एक्ट के स्कोप से बाहर रखा जाएगा। उसके बाद एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, जो कोर प्रिंसिपल है एक्ट का, सेक्शन 21 जो है वो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी को एम्पावर करता है कि वो एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग से रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशंस जो है उसको फ्रेम कर सकें। अब ये बेनिफिट्स मॉनेटरी भी हो सकते हैं और नॉन मॉनेटरी भी हो सकते हैं। मॉनेटरी बेनिफिट्स में जैसे पेमेंट वगैरह हो गया, रॉयल्टीज़ वगैरह हो गई फाइनल प्रोडक्ट को लेकर, मतलब पैसे के थ्रू पेमेंट हो रहा है। और नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स में टेक्नोलॉजी आप ट्रांसफ़र कर रहे हो या लोकल कम्युनिटीज़ के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हो, जॉइंट रिसर्च कर रहे हो, डेवलपमेंट वेंचर्स लगा रहे हो या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हो उन विलेजेस को। अब जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग से रिलेटेड, उसमें रेलेवेंट जो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी है उसके साथ कंसल्ट करके लेना पड़ेगा। 2023 की अमेंडमेंट के बाद जो स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स हैं उनको डायरेक्टली एम्पावर कर दिया गया है कि वो इंडियन एंटिटीज से एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग फीस जो है वो कलेक्ट कर सकें। अब IP राइट्स की बात हो रही है, तो सेक्शन 6 जो है वो ये कहता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, और उसमें पेटेंट्स भी इंक्लूड है। तो इन सब चीज़ों के लिए कोई भी पर्सन जो है वो अप्लाई नहीं कर सकता है जब तक कि वो NBA से प्रायर अप्रूवल ना ले। यानी कि कोई भी आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लेनी है या उसके लिए अप्लाई करना है तो आपको पहले NBA की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। जो अमेंडमेंट 2023 था उसने सेक्शन 6(1)(a) को ऐड किया, जो कि इंडियन कंपनीज़ के लिए थोड़ा अलग रूल की बात करता है, और इनको सेक्शन 7 में जो मतलब हमने पीछे देखा था ना, सेक्शन 7 में जो इंडियन कंपनीज थी उनके लिए एक दूसरे रूल की बात करता है। वो कहता है कि उनको जो है NBA के साथ रजिस्टर करना पड़ेगा, सिर्फ अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, रजिस्टर करके वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है ग्रांट की जा सकती है। फॉरेन एंटिटीज़ को सेक्शन 3 के अंदर कवर किया गया था, इनको जो है फुल प्रायर अप्रूवल लेनी ही पड़ेगी NBA से। फिर पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी जो है लोकल लेवल पे पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर को मेंटेन करती है। इसमें वहाँ के लोकल बायोलॉजिकल हेरिटेज का पूरा ब्यौरा होता है कि कौन से वाइल्ड प्लांट्स हैं, एनिमल स्पीशीज़ हैं, कल्टीवेटेड क्रॉप वैराइटीज़ कौन से हैं, मतलब सारी जानकारियाँ, यहाँ तक कि माइक्रोबियल डाइवर्सिटी कौन सी है, ये सब भी इंक्लूड रहता है। उसके बाद जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उससे रिलेटेड वो भी रिकॉर्ड किया जाता है इस रजिस्टर में। तो ये की पीस ऑफ एविडेंस की तरह काम करता है। अगर कोई बायोपायरेसी क्लेम्स आ जाता है इंटरनेशनल फोरम से इंडिया के ऊपर, तो इंडिया के पास ये एक एविडेंस की तरीके से है कि ये हमारे यहाँ का ही है। फिर बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स भी स्टेट्स जो हैं वो नोटिफाई कर सकती हैं इस एक्ट के सेक्शन 37 के अंदर,
अगर कोई एरिया है जहाँ पे यूनिक बायोडाइवर्सिटी सिग्निफिकेंस है। अब ये साइट जो हैं वो ट्रेडिशनल कम्युनिटी के जो कंजर्वेशन एरियाज़ हैं जैसे कि सैक्रेड ग्रोव्स वगैरह उसके साथ ओवरलैप भी कर सकती हैं। फिर पेनल्टीज़ का प्रोविज़न सेक्शन 55 के अंदर है जिसको 2023 में अमेंड भी कर दिया गया। अब जो है अगर एक्ट का वायलेशन होता है तो मॉनेटरी फाइन जो है वो 1 लाख रुपीज़ से 50 लाख रुपीज़ तक दी जाएगी। और पहले क्या था कि अरेस्ट भी कर लिया जाता था, इम्प्रिजनमेंट का भी ऑप्शन था, लेकिन इसको रिमूव कर दिया गया है। तो ये कहा गया है कि हमने इस एक्ट के अंदर डीक्रिमिनलाइजेशन कर दिया है। उसके बाद अगर बार बार ऑफेंस हो रहा है दिन ब दिन तो उसके लिए एडिशनल पेनल्टी जो है वो 1 करोड़ तक की लगाई जा सकती है। जो ओरिजिनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट था 2002 का, उसमें अरेस्ट करने का प्रोविज़न था अप टू 3 इयर्स और फाइन के साथ, लेकिन अभी इम्प्रिजनमेंट वाला जो हमारा ये था वो हटा दिया गया है। अब जो 2023 अमेंडमेंट के बाद की चेंजेस हुए, सबसे पहला तो ये कि डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया, इम्प्रिजनमेंट को हटा करके सिर्फ मॉनेटरी फाइन्स रखे गए ताकि क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के फियर को हटाया जा सके। आयुष प्रैक्टिशनर्स जो हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि जो आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन से जुड़े हुए हैं, तो वो एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग रिक्वायरमेंट से एग्जाम्प्ट हैं जब वो अपनी प्रैक्टिस के लिए वो ट्रेडिशनल नॉलेज का यूज़ कर रहे हैं, तो उनको एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग वाली रिक्वायरमेंट फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। इंडियन कंपनीज़ को रिक्लासिफाई कर दिया गया। पहले क्या था कि अगर इंडियन कंट्रोल कंपनीज़ भी हैं लेकिन वो बाहर से ऑपरेट कर रही हैं तो उनको फॉरेन एंटिटीज़ ही माना जाता था, लेकिन अब ये कहा गया कि अगर इंडियन कंट्रोल कर रहे हैं किसी कंपनी को तो उसको फॉरेन एंटिटी नहीं क्लासीफाई किया जाएगा। सिर्फ फॉरेन पर्सन जो कंपनीज को कंट्रोल कर रहे हैं उन्हीं कंपनी को किया जाएगा एज अ फॉरेन एंटिटी। ऐसी कंपनीज जो फॉरेन पर्सन कंट्रोल कर रहे हैं और जो कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 3 के अंदर आती हैं। फिर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जो थे जिनमें बायोलॉजिकल कंपोनेंट एग्जिस्ट तो करता है लेकिन एक अनरिकॉग्नाइजेबल और फिजिकली इनसेपरेबल फॉर्म में, उनको भी एक्सक्लूड किया गया। एक नया सेक्शन 36A इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें इंडिया अपने बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को मॉनिटर और ट्रैक करेगा जो कि उसको फॉरेन कंट्रीज से मिले हैं। मतलब फॉरेन कंट्रीज से अगर कोई बायोलॉजिकल रिसोर्स को ऑब्टेन किया गया है तो उसकी मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग भी होती रहेगी इंडिया में, ठीक है, ताकि नगोया प्रोटोकॉल से कंप्लाई किया जा सके। सेक्शन 36B भी ऐड किया गया है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज़ के लिए वो अपनी खुद की स्ट्रैटेजीज़ और प्लान्स भी बना सकते हैं। सेक्शन 41A अब कहता है कि सेक्शन 41A के अंदर अब जो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज़ हैं उनके फंक्शंस को एक्सप्लिसिटली, मतलब अच्छे तरीके से, फेयर तरीके से दिखाया गया है। उसके बाद सेक्शन 4118 जो है वो बताता है कि हर कमेटी के अंदर मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे। सेक्शन 61 को अमेंड कर दिया गया है जिसमें ये कहा गया है कि अब इस एक्ट के अंदर कोई भी इंडिविजुअल है वो कंप्लेंट कर सकता है। पहले सिर्फ वो व्यक्ति जो कि स्टेक होल्डर था, अग्रीव्ड पर्सन था, सिर्फ वही कंप्लेंट फाइल कर सकता था। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट कर लिया है हमने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू।